बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने की बात की है, उसका बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि वफाक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये वफाक के ऊपर हमला है। सूबे अपने से फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते, बात तो ये ठीक है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है और कुछ पैगामात भिजवाए हैं, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और तीसरा, नंबर गेम्स क्या है, यानी जो नंबर्स हैं उनकी गेम क्या है। कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत 2/3 अक्सरियत पूरी करके क्या वो कानून साजी कर सकती है जिससे काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए? तो जवाब है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि फजलुर रहमान साहब ने ठंडा पानी डाला है इनके जज्बात के ऊपर हुकूमत के, लेकिन क्या वो बिल्कुल बेबस हो गए हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और जोर लगाते लगाते उन्होंने अभी जो है वो NA 171 में वहाँ इलेक्शन हो रहा था जनूबी पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50,000 की लीड से वो सीट जीती हुई थी। 6 महीने में हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद वो सीट भी हुकूमत जीत गई। यानी ये अनहोनियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसा इलेक्शन वहां पे करवाया, सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है वो बहुत परेशान थे, तो अपनी सीटें एक एक करके जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मुझे कराची से एक साहब है, उनका फोन आया, सरबुलंद खान साहब जो है वो MPA बने थे 8 फरवरी के इलेक्शन में और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते थे। उसके बाद 3 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया, इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग करके उनको फारिग करवा दिया और हाई कोर्ट के अंदर वो गए, वहां से भी उनको इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हुए। तो ये इस तरीके से तो सीटें एक एक करके छीनी जा रही है। अब जो कौमी असम्बली वाली बात है, वहां पे इनकी तादाद लगभग कोई 215 हो जाएगी सारे मिला के। फजलुर रहमान साहब साथ नहीं दे रहे, उनके पास 8 लोग हैं। अगर वो साथ मिल जाते तो ये 222-23 तक पहुंच जाते, फिर PTI के 1-2 बंदे तोड़ते तो काम हो जाता। अब फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि इनकार कर दिया है, तो अब जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों की। तो तहरीक इंसाफ के कितने बंदे टूटे हैं? मेरी इतला के मुताबिक जिन लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शक हो रहा है उनकी तादाद 5 के करीब है। अभी तक 5-6 के करीब वो तादाद है। एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 उसकी एवरेज है कि 5 के आसपास वो बंदे। उसकी वजह यह है कि इन लोगों पर दबाव बहुत डाला गया, बहुत शदीद दबाव इन लोगों के ऊपर डाला गया और बदस्तूर इनके ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनके कारोबार के ऊपर बदतरीन दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इन बंदों से भी नंबर पूरे नहीं होते, फिर भी इनके नंबर कम रह जाते हैं। कम से कम PTI के 8-10 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या इतने बंदे तोड़े जा सकते हैं? और अगर फर्ज कर ले PTI के 8-10 बंदे तोड़ भी लिए, तो कौमी असम्बली में इनका नंबर अगर पूरा भी हो जाता है, तो ये बंदे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक। ये तो उधर वोट ही नहीं डाल सकते। इन्होंने तो लिख के दिया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि जनाब हमने ये एफिडेविट आपको लिख दिया, जो जाके इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, तो यहां एक और आईनी मसला खड़ा हो जाएगा और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायद ईसा साहब के पास अभी भी वो वाली अक्सरियत नहीं है जिस अक्सरियत से वो चीजों को तब्दील कर सकते हैं। तो जब तक नए जजेस नहीं आ जाते मजीद, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उन्होंने, क्योंकि वो सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर है, तो उन्होंने अपने 5 सेनेटर्स को बाउंड कर दिया है अपना लेटर लिख के कि आर्टिकल 63 लग जाएगा, डिफेक्शन क्लॉज, यानी सेनेटर की सीट भी आपकी चली जाएगी अगर आपने वोट दिया, क्योंकि वोट देने से मना कर दिया गया है। अगर आपने वोट दिया अदालत के हवाले से या जुडिशरी के हवाले से होने वाली कानून साजी में 2/3 अक्सरियत के लिए, तो यहां 2/3 अक्सरियत के लिए वो टोटल ऐवान जितना होता है ना, उसकी 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो 2/3 अक्सरियत के लिए 64 का नंबर चाहिए, गोल्डन फिगर 64, क्योंकि सेनेटर पहले 104 होते थे, अब उतने नहीं, अब 100 से नीचे। तो 64 का फिगर चाहिए। हुकूमत के पास ले दे के बहुत जोर लगा के वो बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं 60 तक। उन्हें 3 सेनेटर्स और चाहिए, 3 सेनेटर्स उनके, 3-4 सेनेटर 4 और चाहिए उनको, तो 4 उनके मुकम्मल नहीं हो रहे। अब इन 4 सेनेटर्स के लिए फजलुर रहमान साहब की जरूरत है। तो वहां तो उन्होंने लेटर लिख के डाल दिया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम ये वोट नहीं डालेंगे, मैं तो एक्सटेंशन में मानते ही नहीं। बल्कि फजलुर रहमान साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना अपना इदारा ठीक करो, तो फजलुर रहमान साहब ने भी इसी तरह कहा कि अपने महकमे को ठीक करो या अपने इदारे को ठीक करो। उन्होंने भी यही अल्फाज सेम इस्तेमाल किए। फजलुर रहमान साहब गुलामी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो है हकीकी आज़ादी के बारे में भी बात करते हैं आजकल। फजलुर रहमान साहब जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर को दोहरा भी रहे। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच करना शुरू हो गया है, या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो पल्स है वो फजलुर रहमान साहब के हाथ में। उनको आइडिया हो गया कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाकाबिले तस्खीर सियासी ताकत बनती जा रही है, तो अवाम की पल्स पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, तो मैं क्यों ना रखूं। तो फजलुर रहमान साहब ने भी अवाम की पल्स पे हाथ रख दिया।
لہذا اب انہوں نے یہ ووٹ نہ ڈال کے تھوڑا جو پولیٹیکل ڈیمیج ان کو ہوا تھا اس کو اب وہ ریکور کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ڈیمیج کنٹرول فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کا کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اچھی بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب ووٹ نہیں ڈالیں گے. ہاں چند لوگ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے خطرے میں ہیں, لیکن اس میں تحریک انصاف کو ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا چاہیے, ان سے رابطے کرنے چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب ساری پارٹی تباہ ہو جائے گی, آپ کی ساری پالیٹکس تباہ ہو جائے گی. یعنی جن لوگوں کے نام ہیں ان لوگوں کے بارے میں بہت کلیئرلی آپ کو یہ بتا دوں, یعنی میں کچھ ناموں کو جانتا بھی ہوں, میں یہاں کہنا اس لیے نہیں چاہتا کہ ان میں سے کسی سے میری بات نہیں ہوئی اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اپنی رائے کل کو بدل دے. نام مجھے پتا ہے, 5 نام تو مجھے پتا ہے, لیکن انہیں ایک بات سوچنی پڑے گی کہ کیا آئندہ کبھی بھی وہ الیکشن لڑکے اپنے حلقے میں جیت سکتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی بے شمار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میرے رابطے ہوتے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے تمام ایم ایل اے مجھے یہ کہتے رہے ہیں بار بار, اور جن کے نام آ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ نے مجھے کہا کہ ہمیں تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے, ہمیں تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کرو گے, جتنا ووٹ چاہیے ہم ڈالیں گے, ہم نے تو بغیر کمپین کے الیکشن جیتے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور کیا یہ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے اپنے حلقوں میں تباہ کریں گے؟ اب یہ ایک بڑا سوال ہے, دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری پارٹی تیار رہے, جلد میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کروں گا, پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا, ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اسپیشل جج ہمایوں دلاور کی وجہ سے میں اور بشرا بی بی آج جیل میں, ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے یہ نوازتے ہیں. ہمایوں دلاور کو اربوں روپے مالیت کی زمین تحفے میں دے دی گئی, کے پی اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. اب ایف آئی اے نے کے پی اینٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا, ذلے شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا, لاش سڑک پر پھینکی اور ایف آئی آر میرے خلاف کاٹ دی. ہم پر ظلم کرنے کے عوض محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا. قاضی فائد عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو تحفظ دیا. قاضی فائد عیسیٰ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا اور ہماری انسانی حقوق کی پٹیشنز نہیں سنی. عمران خان نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا تھا, اب چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کیا جائے گا. یحییٰ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا تھا, آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے, اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں. عمران خان نے مزید کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے, دبکا لگا کر ڈرا کر دبکا کر روکا ہوا ہے کہ نہیں تو یہ کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا. پوری قوم کو کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا, ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے. عدلیہ سے کہتا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو, قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی تیار رہے, سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے, ان کو شرم نہیں آتی. اب یہ پتا چلا ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی تو واپس آ گئی لیکن وہ لاپتہ ہو گئے, اور کچھ لوگ اس پہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو رہائی دلائی ہے. اب اس کے اندر جو خبر ہے اس کی تصدیق تو سعد اللہ صاحب آئیں گے, وہ کریں گے یا ان کی فیملی کر سکتی ہے. میں نے آج رابطہ کرنے کی کوشش کی, میرا تو ان سے رابطہ کافی, ہم نے کوشش کی, رابطہ ان سے نہیں ہوا, ہو سکتا ہے آج ہو جائے. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اسمبلیوں میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ دیا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا. اسی طرح میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے. نہیں, اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب پولیس کو گھسا دیا تھا پنجاب اسمبلی میں, لیکن قومی اسمبلی میں آج تک نہیں ہوا. پنجاب اسمبلی میں پولیس کو گھسایا گیا تھا, اور جو ایک وہ انصار کر کے ایک تنظیم ہے فضل الرحمان صاحب کی, ان کے کچھ لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز سے گرفتار کیا گیا تھا, اراکین اسمبلی کو نہیں کیا گیا تھا. لیکن حمزہ شہباز کے دور میں تھوڑے دن کے لیے وہ بنے تھے, تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے میاں اسلم اقبال صاحب نے شاید اس کو پوسٹ بھی کیا تھا کہ پولیس گھسی تھی پنجاب اسمبلی میں. نون لیگ کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے, پہلی دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا اس سے پہلے. اسی طرح میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے. واضح رہے کہ 2 روز قبل عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں, اور علی امین کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے, اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, وہ پارٹی چھوڑ دے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. سینیٹر علی ظفر صاحب نے عمران خان صاحب کا ایک پیغام سنایا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے بہادر بن کر سڑک پر نکلو. انہوں نے کہا کہ احتجاج ہمارا حق ہے. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے, چاہے این او سی ہو یا نہ ہو. عمران خان کا پیغام ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے بہادر بن کر سڑک پر نکلو, آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پریشان نہ ہو. علی ظفر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ 1 سال سے میں جیل میں ہوں, قوم کے لیے لڑ رہا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر داخلہ محسن نقوی میں سے کسی ایک کو استعفیٰ دینا ہوگا. اور بانی پی ٹی آئی کو پھر دھمکیاں دی گئی ہیں, ان پر پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور اب پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیل میں,
कि इनके ऊपर पहले भी हमला हुआ है, दोबारा धमकियां दी जा रही हैं। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी के बारे में इमरान खान ने कहा कि ऐसे ना देखें कि सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है, ये पार्लियामेंट का नुकसान हुआ है। पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए साथ खड़े नहीं होंगे तो आपका ज़मीर आपकी मर्जी। इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्तीफा दें। अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करना होंगे। इमरान खान साहब ने अपने पैगामात में एक पैगाम जो है वो वकला के लिए भी भेजा है। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अदालती इख्तियारात पर पाबंदी के खिलाफ वकला जो है वो भी एहतजाज करें और वकला बरादरी का इसमें बड़ा अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हामिद खान जो सेनेटर भी हैं, उन्होंने खबरदार किया कि अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कानूनी बरादरी एहतजाज शुरू कर देगी। और दूसरी तरफ वकला को भी अब मुतहरिक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी वकला में जाकर एक बड़ी जोरदार किस्म की तकरीर की थी। तो ये सारी सिचुएशन वकला के हवाले से आपके सामने है। अब मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वज़ीर दिफा है, कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करके अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक के ऊपर अटैक किया है। और इसको ऐसे लिया जा रहा है कि एक सूबा कैसे किसी और मुल्क के साथ मुज़ाकरात में जा सकता है। लेकिन अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बात आईनी नुक्ता नज़र से ठीक है कि ये पॉलिसी जो है ये वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर बनाएगी। एपेक्स कमेटी इसी के लिए काम करती है। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए आप एक साइड पर रखें और ये देखें कि अफगानिस्तान की पेशावर के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक लंबी बाउंड्री है और खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी आती है, उसका बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ है। अब अफगानिस्तान के साथ जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो आप दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये उनका मौक़िफ़ है अली अमीन गंडापुर का, कि जब भी आपने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई करनी है तो फिर आपको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इंगेज करना पड़ेगा ताकि वो उस तरफ से वो कंट्रोल करें, इस तरफ से हम कंट्रोल करें और दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाए। दूसरा, उनको ये कहना है कि कुछ इश्यूज और भी है जो रिजॉल्व होने चाहिए। तीसरा, एक ट्रस्ट का एक डेफिसिट भी है। यहां पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है वो आपके सामने। अब गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मेरी नजर में जब तक आप अफगानिस्तान से बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में जितना मर्जी ऑपरेशन करें उसका फायदा नहीं होगा, जितनी मर्जी आप यहां जंग लड़े उसका फायदा नहीं होगा, जब तक आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एंगेज नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर पहले कई दफा पाकिस्तान का इसके ऊपर असूली तौर पर इत्तफाक भी हो चुका है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जी हमने 3 मरतबा एपेक्स कमेटी के अंदर बार बार ये बात उठाई लेकिन मेरी बात सुनी नहीं जाती। अब मामला ये है, इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई है, उनका जमीनी हकायक से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉलिटिकल स्टेक है इस वक्त। तो ये जो गवर्नमेंट है इसकी तवज्जो इन इश्यूज के ऊपर है ही नहीं और ना वो इन इश्यूज को जानती नहीं है बल्कि तवज्जो देना भी नहीं चाहती। तो जिनकी तवज्जो है या जिनका स्टेक है इस मुल्क में, उन्हें चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ बैठकर कोई हल निकाले। क्योंकि देखिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वहां के लोगों को ज्यादा बेहतर जानती है, मसाइल को ज्यादा बेहतर जानती है और वहां उनके एमपीएस मौजूद हैं हर जगह पे, उनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है। मुश्किल फैसले, आसान फैसले वो आपके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए, ना कि यहाँ पे गवर्नर राज की धमकियां लगाई जाए। अगर गवर्नर राज लग भी गया तो कितना चलेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये चल ही नहीं सकता। लोग इसको मानेंगे ही नहीं, हालात फिर और ज्यादा खराब हो जाएंगे। पहले ही लोग जो है वो काम छोड़कर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखें कामयाबी के लिए तो आपको दुश्मन से भी डायलॉग बाज़-औक़ात करने पड़ते हैं। तो ये तो अपने लोग हैं, एक ही घर के लोग हैं, तो यहाँ पे तो डायलॉग के अलावा दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो कोई मुखालफत या इस किस्म की चीजें तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो जितनी जल्दी बैठे उतना बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।